उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मंत्री के दायित्व का निर्वहन करने वाले हमारे आध्यात्मिक गुरु आदरणीय सतपाल महाराज जी और इस जनपद के प्रभारी मंत्री और जिनका संबोधन अभी आदरणीय महाराज जी ने वनाधिपति के रूप में किया, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मेरे बहुत पुराने साथी आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र राणा जी, ब्लॉक प्रमुख डोईवाला श्री भगवान सिंह पोखरियाल जी, मंडल अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बस्सी जी, अरुण शर्मा जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रशांत खरोला जी, ग्राम प्रधान कालूवाला पंकज रावत जी, सुधीर छेत्री जी, हिमांशु चमोली जी और जिनके संयोजन में ये शानदार कार्यक्रम हमारे सभी विभागों ने संयोजन किया है। अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, सचिव श्री शैलेश बगोली जी, सचिव डॉक्टर आर राजेश जी, प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग श्री जयपाल सिंह जी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारा श्रीमती नीना ग्रेवाल जी एवं हमारे आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सभासदगण, सभी ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, सभी विभागों के हमारे जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और एसएसपी देहरादून समेत सभी विभागों के, जलागम विभाग, सिंचाई विभाग, अन्य विभागों का, सभी विभागों का इसमें इस संयोजन में प्रतिनिधित्व रहा है। सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मंच पर आसीन श्री संदीप सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर्वप्रथम मैं आप सबको आज इस ये जल संचय और जल संरक्षण अभियान के शुभ अवसर पर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सबका अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम जो कि बिना जन सहयोग के बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत न्यून हो जाएगा। मैं आप सबकी सहभागिता देखकर, आपकी उपस्थिति देखकर ये कह सकता हूं कि जो हमारी देवभूमि की प्रकृति को सम्मान देने की परंपरा है, वो परंपरा जीवंत स्वरूप में आगे बढ़ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा मार्ग बनाने के लिए, उनका अच्छा भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से हम सब जागरूक हैं। हम जल को देव की संज्ञा देते हैं और नदियों को माँ और देवी मानकर पूजा करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा और धार्मिक ग्रंथों में जल को औषधि, अमृत और जीवन का आधार माना गया है। आप देखिए कि जहां भी जल होता है या जहां से तो आप डोईवाला से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एनटीए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक से इनकार। नीट परीक्षा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनटीए से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग पर भी सुनवाई हुई। एनटीए की ट्रांसफर अर्जी पर नोटिस जारी हुआ है। सभी अर्जियों पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एनटीए ने सभी याचिकाओं को
याचिकाओं को इस दौरान सुना। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की और शासन के बड़े अधिकारियों के साथ आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में कई अफसरों को फटकार भी लगाते हुए नजर आए, जिसमें मेरठ, मुरादाबाद, आजमगढ़ मंडल के अफसर को खरी खोटी भी सुनाई और उन्हें हिदायत दी कि अगर जल्द ही कार्यशैली नहीं सुधारी गई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान ऐसे अफसरों को भी साइडलाइन किया जा सकता है जो लगातार मनमानी कर रहे हैं और जनता की समस्याओं के प्रति लगातार लापरवाह बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा से 3 लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि राज्य से जुड़े काम किए जाएंगे। अगले 100 दिनों में कई काम पूरे हो जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों बहनों, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अब चूंकि 3 मंत्री हरियाणा से बने हैं, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है विकास के नाते, बाकी अन्य बातों के नाते। जितने यानी मेरे पास जो ऊर्जा मंत्रालय है या फिर विकास और ये शहरी विकास और आवास ये मंत्रालय है, ऐसे ही हमारे बाकी मंत्रियों के पास जो मंत्रालय है, इनके काम में तो कोई कमी आएगी भी नहीं। और भी जो केंद्र सरकार के काम होंगे, हम तीनों मिलकर के हरियाणा के हर व्यक्ति का काम इसलिए अब जहाँ तक हरियाणा सरकार का विषय है, हमारे बहुत विषय आचार संहिता लगने से पहले पाइपलाइन में थे। 2-2.5 महीने में वो सारे विषय और अधिकारियों ने फाइलों में उसको पूरा किया और हर दिन अगले 100 दिन में बहुत सी ऐसी नई बातें जो पूरी होकर के आपके सामने आएंगी। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने हैप्पी योजना का शुभारंभ किया। हैप्पी योजना माने हर गरीब परिवार का 24 जून को संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र है। मैं चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद को अच्छे से चलाएं। जनादेश जैसा भी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। संसद सबका है, इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं है। चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने एनडीए दल के साथ तालमेल करते हुए 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन एनडीए को पूरा बहुमत मिला है। अब चुनाव हो चुके हैं, संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष के कंधों पर है। लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। पहला सत्र 18वीं लोकसभा का हमारे कैबिनेट का निर्णय के बाद राष्ट्रपति जी ने समन किया है 24 जून से, और ये परंपरागत जैसे होते हैं पहले से
सबसे पहले मेंबर्स का ओथ होगा, नए चुने हुए सदस्यों का, फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा। तो इसमें क्योंकि ये पहला सत्र है और मैं नए संसदीय कार्य मंत्री बने हैं, मैं चाहता हूं कि हम मिल करके संसद को बहुत अच्छी तरह से चलाएं। और जैसे भी मैंने पहले कहा है कि भारत के महान जनता ने अपना निर्देश दे दिया है, फैसला सुनाया है, और जनादेश जैसे होता है हमको स्वीकार करना है। हमारे पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत देकर के फिर से देश का संचालन करने का मौका दिया है, और हमारे बाकी विपक्ष के पार्टियों को विपक्ष में बैठ करके एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए देश का निर्देश है। तो सबका बराबर योगदान होता है, पार्लियामेंट अकेला कोई चला नहीं सकता है, सब मिलकर के चलाना होता है। और जैसे आपने जो कही है कि विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि सरकार को ठीक से चलने नहीं देंगे, पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। पार्लियामेंट सबका है, ये पक्ष विपक्ष नहीं है, ये भारत का संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये देश का सबसे बड़ा पंचायत है। यहाँ संख्या बल पर हम एक दूसरे को कुचलने का, दबाने का बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चुनाव से पहले हमारे पार्टी ने एनडीए दल के पूरा तालमेल करके 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बहुमत एनडीए को मिला है। उसी प्रकार से जो विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि लिख के रखो 4 तारीख में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी जा रहे हैं, इस तरह का वो चुनाव के लिए नारा जरूर लगाया, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुनाया, मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब जब चुनाव हो गए हैं, अब देश का संचालन का भागदौड़ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार को दिया है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाना, संसद को चलाना, ये पक्ष विपक्ष, ऑपोजिशन रूलिंग, दोनों मिलकर ही चलाना होगा। और अच्छा बहस हो, डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर हमारा एक अहम चीज है, जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। जितना ज्यादा बहस होगा, जितना अच्छा चर्चा होगा लोकसभा राज्यसभा में, उतना ही बिल का क्वालिटी बढ़ता है, उतना ही सरकार अलर्ट होता है और देशवासियों को अच्छा लगता है। इसलिए पूरा देश देख रहा है ये 18th लोकसभा जो है कैसे चलेंगे, देश देख रहा है। इसलिए अच्छा डिबेट और डिस्कशन करके हर सदस्य ये प्रूव करे कि उसको मेंबर बनाया पार्लियामेंट में, वो जनता ने सही फैसला दिया है, ये लोगों को महसूस होना चाहिए। हम पार्लियामेंट में घुस करके सिर्फ हंगामा करेंगे और डिस्कशन नहीं करेंगे तो हमारे जनता ही पूछेंगे कि आपको पार्लियामेंट में किस लिए भेजा है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि विपक्ष के साथियों का पूरा समर्थन मिलेगा और पार्लियामेंट किसी एक का नहीं, इसलिए सब साथ देंगे। मेरा उम्मीद है मैं सबसे भी मिलूंगा और प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र को हम पहले से मानते आए हैं, आगे भी उसी मंत्र से। वहीं अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने जिले के गौरीगंज, तिलोई और जगदीशपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात कर उनका धन्यवाद जताया। कांग्रेस और गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि ये जो सरकार अब की बार बनी है, ये गठबंधन की सरकार बैसाखी जैसी है, कब टूट जाए कुछ पता नहीं है। देश की जनता पूरे तरीके से बदलाव की ओर आगे बढ़ चुकी है। वहीं प्रदीप मिश्रा की विवादित टिप्पणी से धार्मिक नगरी मथुरा और वृंदावन में साधु संत नाराजगी जाहिर की, तो वहीं ब्रिजवासी भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गुरुवार को शहर के होली गेट पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति के सदस्यों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। जिला प्रशासन से कथावाचक के खिलाफ
संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। साथ ही समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति राधा रानी के नाम से खा रहा है, उन्हीं के बारे में अपशब्द हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कथावाचकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए। सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हिंदू सनातन धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गेट पे कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका गया है। प्रदीप मिश्रा ने हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में जो गलत टिप्पणी की है, उसके विरोध में यहाँ सभी ब्रजवासी आक्रोशित हैं। सभी ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंककर उसमें जूते चप्पलों से मार लगा के उसको गंदे नाली में पटका गया है। प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में जो इस प्रकार के बयान दिया है, उस बयान माफी मांगने लायक नहीं है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, इसके पास जो 1000 करोड़ की संपत्ति है वो कहां से आई, उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग महिलाओं को बेवकूफ बनाकर, टोटका बताकर गुमराह करते हैं और उनसे पैसा ठगते हैं। प्रदीप मिश्रा कहता है कि मैं बच्चे को पास करा दूंगा, ये टोटका कर लो, जबकि इसका खुद का बच्चा फेल हो गया। तो ये लोग टोटका बताकर, तंत्र विद्या का प्रयोग करके हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को ठगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 लखनऊ दिल्ली हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर जमकर बवाल हो गया। कार सवार दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मी से जमकर मारपीट की और टोल प्लाजा में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि दबंग ने 7 गाड़ियों से गुंडे बुलाए और सभी ने टोल कर्मी को बेरहमी से पीटा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने टोल मैनेजर की तहरीर पर एक को नामजद करते हुए 25 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव में एक युवक ने ऑटो सवार दलित महिला को चप्पलों से पीट दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और एसपी के निर्देश पर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। वहीं प्रतापगढ़ में सराफा व्यवसायी से लूट का मामला सामने आया है। घटना के 8 घंटे भीतर ही लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 लुटेरों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिनके पैर में गोली लगी है। इनके पास से कई चीजें भी बरामद हुई है। बता दें कि सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 8 घंटे के भीतर लुटेरों को धर दबोचा है। लूट की घटना हुई थी गोदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें बाइक पर कुछ बदमाशों के द्वारा एक ज्वेलर के साथ में लूट की गई थी और इसको तत्काल प्रभाव से सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उनके पास जो लूटे गए आभूषण और जो चांदी की वो बरामद हुई है। उनके पास से एक पल्सर 420, एक 315 और कर्मचारी बरामद हुआ है। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और इनमें से जो है वो सुल्तानपुर से पहुंचे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।